वेलकम टू संदीपन गुरु। इस यूट्यूब चैनल में क्लास 9th और 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट एनसीईआरटी सिलेबस से पढ़ रहे हैं उनके लिए सब्जेक्ट मैथ के प्रत्येक चैप्टर को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप और हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाने का प्रयास सरल और रोचक ढंग से किया गया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो कॉपी पेन रेडी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें हमें दो थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। पहली प्रमेय है शेषफल प्रमेय, जिसको अंग्रेजी में रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं, और दूसरी थ्योरम है गुणनखंड प्रमेय। तो पहले रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय के बारे में जानते हैं। तो शेषफल प्रमेय क्या होती है? यदि किसी बहुपद एफ एक्स को x माइनस ए, ये x माइनस ए एक रैखिक बहुपद है जहाँ ए अचर पद है, तो यदि किसी बहुपद एफ एक्स को x माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल हमेशा एफ ए होता है। यहाँ पर a क्या है? x माइनस ए का शून्यक है। x माइनस ए बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर a आ जाएगा। अब इसको सूत्र रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, एफ एक्स भागे x माइनस ए बराबर उसका शेषफल। शेषफल क्या होगा? एफ ए। अब यहाँ उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कोई द्विघात बहुपद है। अब इसको x माइनस ए से भाग देते हैं तो इसका शून्य क्या होगा? x बराबर क्या आएगा? 1। तो 1 रखने पर शेषफल क्या हो जाएगा? f1 रख देंगे तो 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस 2 तो 1 और 3 एक कम 3 और 2, 3 2 5 1 6, तो शेषफल क्या आएगा? 6 आएगा। भाग देकर भी हम जब देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 में x माइनस 1 का भाग देंगे तो शेषफल 6 ही आता है। इस थ्योरम की सहायता से बिना भाग दिए किसी भी बहुपद का शेषफल ज्ञात किया जा सकता है। तो इस थ्योरम का प्रयोग भाग देने पर जो शेषफल ज्ञात होता है उसे शीघ्रता से बिना लंबी प्रक्रिया के ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब अगली थ्योरम है फैक्टर थ्योरम, जिसको गुणनखंड प्रमेय भी कहते हैं। तो गुणनखंड प्रमेय क्या है? यदि किसी बहुपद एफ एक्स में एफ ए बराबर 0 हो, यहाँ पर अभी पिछले उसमें क्या था कि x माइनस ए से भाग देंगे तो एफ ए क्या हो जाएगा? उसका रिमाइंडर हो जाएगा। अब इसमें कहता है यदि किसी बहुपद एफ एक्स में एफ ए बराबर 0, तो जो x माइनस ए है उस बहुपद का गुणनखंड वो कहलाएगा। यह जो शेषफल प्रमेय की है विशेष कंडीशन है कि एफ ए क्या हो जाता है? शेषफल हमेशा 0 हो जाता है। तो इस तरह यदि x माइनस ए एक गुणनखंड है तो एफ ए 0 होगा। x माइनस ए गुणनखंड है तो x माइनस ए का शून्य क्या होगा? x बराबर ए होगा। तो एफ ए हमेशा क्या होगा? 0। यदि x माइनस ए गुणनखंड है तो एफ ए 0 होगा। और दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि यदि एफ ए बराबर 0 तो x माइनस ए उस बहुपद का गुणनखंड होगा। संक्षेप में इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि एफ ए बराबर 0 तो x माइनस ए बहुपद का एक गुणनखंड है, और यदि x माइनस ए बहुपद का गुणनखंड है तो एफ ए हमेशा 0 होगा। इसको एक उदाहरण समझते हैं। जैसे दिया हुआ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब यहाँ पर कहता है कि x माइनस 2 देखिए किसका गुणनखंड है कि नहीं। तो x माइनस 2 है तो x बराबर 2, तो x की जगह 2 रख दिए तो 2 4, 2 पंचे 10 और 6, 6 4 10, 10 माइनस 10 0 हो गया। इसका मतलब x माइनस 2 इस बहुपद का गुणनखंड है, और यदि 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। इस तरह से हम जान सकते हैं कि कोई द्विघात बहुपद में कोई रैखिक बहुपद उसका गुणनखंड है अथवा नहीं है। तो चलिए अब हम आगे जो है तो बहुपदों का गुणनखंड ज्ञात करने की मध्य पद विभाजन विधि को समझते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद यह जो मध्य पद विभाजन विधि है, यह बहुपदों के गुणनखंड करने की एक विधि है जो हमेशा द्विघात बहुपदों पर लागू होती है। द्विघात बहुपद किस प्रकार के होते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह द्विघात बहुपद का मानक रूप है। तो द्विघात बहुपद पर यह जो मध्य पद विभाजन विधि है गुणनखंड ज्ञात करने के लिए लागू की जाती है। इसको हम चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है? गुणनफल ज्ञात करना होता है। तो जो बहुपद दिया हुआ है द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके प्रथम पद का गुणांक a और अंतिम पद जो है c है। प्रथम पद का जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, जो एक्स स्क्वायर साथ जिसका गुणा होगा उसको गुणांक कहते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है? a है, और अंतिम पद क्या है? c है। तो गुणांक और प्रथम पद के गुणांक और अंतिम पद का गुणा कर लेते हैं तो a गुणे c कर लिए। जो गुणनफल आता है, अब हम फिर दूसरी प्रक्रिया क्या करते हैं कि दो उपयुक्त संख्याएं ढूंढते हैं।
ऐसी दो संख्याएं ढूंढते हैं यम और एन जिनका गुणनफल ए और सी के बराबर हो। ए और सी को हमने गुणा किया था, ए और सी के बराबर हो, और इस प्रकार की यम गुणे एन बराबर ए गुणे सी। और ये जो दोनों संख्याएं हैं इनको जोड़ने या घटाने पर हमको ये मध्य पद बी मिल जाए। मतलब दोनों का गुणा करने पर ए और सी के गुणनफल के बराबर हो और जोड़ने या घटाने पर मध्य पद मिल जाए, ऐसी दो संख्याएं यम और एन ज्ञात करते हैं। फिर अगला स्टेप क्या करते हैं, मध्य पद को विभाजित करते हैं। तो अब जो मध्य पद बी एक्स है, मध्य पद क्या है यहाँ पे बी एक्स है, तो इसको एम एक्स और एन एक्स जो हमने दो संख्याएं ली प्राप्त की थी ज्ञात की यम और एन, तो उसके पदों में बांट देते हैं। एम एक्स प्लस एन एक्स ये दोनों का योग मिलाकर बी एक्स होगा के रूप में विभाजित करते हैं। तो हमारा जो बहुपद है इस प्रकार हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स की जगह क्या लिख देंगे, एम एक्स प्लस एन एक्स, अब बराबर सी प्लस सी है ही है। तो हमारा जो बहुपद हो गया तो ए एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन एक्स प्लस सी हो गया। अब इसका समूहीकरण करते हैं, दो दो की जोड़ियां बना लेते हैं, चार पद है इसमें दो दो की जोड़ी बना लेते हैं इस तरह से, ए एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन एक्स प्लस सी। अब इसमें से कॉमन निकालते हैं, यहाँ पर हम दोनों में देखते हैं कि कॉमन क्या है, एक्स है, तो एक्स को बाहर निकालिए तो अंदर बचा ए एक्स प्लस एम। यहाँ पर मान लिए कॉमन के है तो के बाहर निकालिए एन एक्स प्लस सी। अब फिर अगला क्या करते हैं, अब हम गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं। इनमें से जो कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसको लिख लेते हैं, इसके बाद जो बचा हुआ उसको लिख लेते हैं। इस प्रकार से हमको अंतिम गुणनखंड मिल जाता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या है, चिन्हों को ध्यान रखना है। यदि अचर पद जो अंतिम पद है यदि वह धनात्मक है तो दोनों संख्याएं जो हमको प्राप्त होंगी यम और एन वह एक ही चिन्ह की होंगी, या तो धनात्मक दोनों होंगी या दोनों ऋणात्मक होंगी। कब, जब सी धनात्मक है तो यम और एन हमेशा क्या होंगे, या तो धनात्मक होंगे या ऋणात्मक होंगे, दोनों के चिन्ह समान होंगे। अब यदि सी ऋणात्मक है, यहाँ पर मान लीजिए ऋण आता है, तो ये जो यम और एन दो संख्याएं मिल रही हैं इसमें से एक धनात्मक होगी और एक ऋणात्मक होगी। इस तरह मध्य पद विभाजन विधि से हम दिए गए द्विघात बहुपद का गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 2.3 के प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। तो गुणनखंड प्रमेय से ज्ञात करेंगे। गुणनखंड प्रमेय क्या है कि यदि किसी रैखिक बहुपद से किसी बहुपद को भाग दिया जाता है और यदि इस रैखिक बहुपद का शून्यक रखने पर, शून्य का मान रखने पर बहुपद शून्य हो जाता है तो वह उस बहुपद का गुणनखंड है, नहीं होता है तो गुणनखंड नहीं। तो यहाँ पर दिया गया बहुपद क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब कहता है इसका गुणनखंड x+1 होगा, तो x+1 का शून्य क्या होगा, x+1 बराबर 0, तो x बराबर -1। अब यदि p-1 0 होता है तो गुणनखंड प्रमेय से ये गुणनखंड है, और अगर 0 नहीं होता है तो गुणनखंड नहीं है। तो हम चेक करते हैं, p-1 निकालते हैं यहाँ पर, तो x की जगह क्या लिख देंगे -1, तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और +1। अब -1 का क्यूब जैसे हमने बताया था, माइनस का यदि घातांक जो है विषम संख्या हो तो हमेशा माइनस ही होता है, यदि सम संख्या हो तो हमेशा प्लस होता है। तो यहाँ पर इसका घात क्या है, माइनस है, और एक का क्यूब एक होता है तो माइनस है तो -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर सम संख्या है तो प्लस हो जाएगा, +1 हो गया। ये -1 है, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, -1 हो गया, और ये +1 है, तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस तो कैंसिल होकर सब 0 हो गया। अतः ये जो x+1 है यह इस बहुपद px का गुणनखंड है। तो अब अगले प्रश्न देखते हैं। अगला बहुपद दिया है x⁴ प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यही x+1 कहता है इसका गुणनखंड है अथवा नहीं। तो यहाँ पर भी हम क्या चेक करेंगे, p-1, तो p-1 निकालते हैं, तो यहाँ पर x की जगह क्या लिख देंगे, -1 की घात 4 हो गई, फिर -1 की घात 3, -1 की घात 2, फिर -1 और फिर +1। तब जैसे बताए हैं सम संख्या है तो माइनस के ऊपर यदि सम संख्या है तो प्लस आएगा तो +1 आ गया, विषम संख्या है घात में तो -1 आएगा, फिर सम संख्या है तो +1 आएगा, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो गया तो -1 हो गया, +1 है ही है। तब यहाँ पर ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बच गया, तो उत्तर क्या आ गया, 1 आ गया, शून्य नहीं आया। अतः x+1 इस बहुपद px का गुणनखंड नहीं है। अब आगे देखते हैं, अगला दिया है बहुपद x⁴ 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो इसको इसलिए इस तरह लिख लिए px बराबर। अब फिर हमको क्या निकालना है, p-1, तो इसी तरह x4 की जगह लिखेंगे -1,
फिर एक्स क्यूब की जगह -1 का क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर, फिर -1 1। अब जैसा बताए हैं कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस है, घात सम है तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा तो -3 में, और ये -1 हो गया, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा तो 3 हो गया, और ये प्लस माइनस -1 हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये -3 है, ये +3 कैंसिल हो गया, ये +1 है, ये -1 है, कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 1। अतः x + 1 इसका गुणनखंड नहीं है। अब चौथा प्रश्न देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -2 + √2x + √2। अब यहाँ पर भी हमको क्या निकालना है, p-1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रख देंगे, तो -1 की पावर 3, फिर -1 की पावर 2, फिर -2 + √2 इंटू x की जगह -1 और √2। अब यहाँ पर ये घात तो विषम है तो -1, यहाँ घात सम है और ये माइनस पहले से दिया है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, -1 आ गया। फिर यहाँ पर ये माइनस है और ये माइनस है, दोनों प्लस हो गए, तो 2 और प्लस √2 आ गया, और प्लस √2 है ही है, तो ये दोनों माइनस माइनस जुड़ गए, -2 हो गया, +2 कैंसिल हो गया, √2 + √2 2√2 हो गया। अब यहाँ पर आंसर क्या गया, 2√2, जीरो नहीं आया था, x + 1 बहुपद px, इस बहुपद px का गुणनखंड नहीं है। इस तरह से गुणनखंड प्रमेय की सहायता से हम जान सकते हैं कि कोई भी दिया गया रैखिक बहुपद किसी बहुपद का गुणनखंड है अथवा नहीं है। अब आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है अथवा नहीं। तो गुणनखंड प्रमेय लागू करना है, तो पहले दिया गया है गुणनखंड प्रमेय से क्या है कि यदि gx कोई बहुपद px का एक गुणनखंड है तो gx बराबर क्या दिया है, x + 1, और इसका शून्य क्या हो जाएगा, तो x का पक्षांतर x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। तो यदि p-1 बराबर 0 हो जाए तो वह गुणनखंड है गुणनखंड प्रमेय से, और यदि 0 नहीं है तो गुणनखंड नहीं है। तो हम इस जो बहुपद दिया हुआ है इसमें निकालेंगे p-1, तो 2 x की जगह क्या लिखेंगे, -1 का क्यूब, फिर -1 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू -1 और -1। अब जैसा हम अभी पहले भी चर्चा किए हैं कि यदि घात विषम है तो माइनस होगा, तो -2 हो गया, यदि घात सम है तो +1 हो जाएगा तो प्लस हो गया। अब माइनस और माइनस प्लस हो गया, +2 हो गया, और -1 है ही है। अब -2 + 2 कैंसिल हो गया, +1 -1 कैंसिल हो गया, 0 आ गया। अतः यह जो gx दिया हुआ है x + 1, यह इस बहुपद px का गुणनखंड है। अब दूसरा अगला देखते हैं, अगले प्रश्न में x³ + 3x² + 3x + 1 और gx क्या दिया, x + 2, तो x + 2 का शून्य क्या हो गया, x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। अब यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे, -2, तो यहाँ पर -2 की घात 3, 3 इंटू -2 की घात 2, फिर -3 इंटू -2 और +1। तो यहाँ पे विषम है तो माइनस आएगा, और 2 की घात 3 -2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का गुणा 3 बार, तो -8 आ गया। फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 2 तिहाई 6, -6 और +1। अब 8 और 6 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, 12 माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो 8 से 14 और प्लस प्लस जुड़ जाएंगे तो 12 13, 14 में 13 घटेगा, -1 आएगा। अतः यह जो gx है इस px का गुणनखंड नहीं है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, x³ - 4x² + x + 6 और gx दिया है x - 3। तो अब gx x - 3 दिया है तो इसका शून्य क्या होगा, x - 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, तो p यहाँ पे x की जगह 3 रखेंगे, तो 3 का क्यूब -4, 3 का स्क्वायर +3 और +6, तो 3 का क्यूब, तो 3 का 3 बार गुणा 3 3 9 27 हो गया, और यहाँ पे 3 का 2 बार गुणा 3 3 9 और 9 चौक 36 -36 हो गया, और ये 6 3 9 हो गया, 27 9 जोड़ देंगे तो दोनों प्लस 36 हो जाएगा, 36 -36 0 हो गया। अतः यह जो gx है इस px का शून्यक है। इस तरह से किसी भी बहुपद में किसी रैखिक बहुपद को यदि उसका गुणनखंड है तो हम गुणनखंड प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। यदि gx में gx जो है मतलब जो रैखिक बहुपद है जिसको ज्ञात करना है गुणनखंड है अथवा नहीं, उसका शून्य रखने पर यदि बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो वह उसका
गुणनखंड है और नहीं शून्य होता है तो गुणनखंड नहीं। अब अगले प्रमेय में चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन पीएस का गुणनखंड है। अब यहाँ पर कह रहा है कि x माइनस वन निश्चित रूप से पीएस का गुणनखंड है। तो x माइनस वन का शून्य के x माइनस वन बराबर जीरो, तो x बराबर वन। तो निश्चित रूप से कि P1 जो है हमेशा जीरो होगा, क्योंकि कह रहा है x माइनस वन पीएक्स का गुणनखंड है, तो हमेशा P1 बराबर जीरो होगा। तब अब बहुपद जो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, अब यहाँ पर हम P1 रखते हैं, एक्स की जगह क्या रखेंगे वन, कह रहा है एक्स माइनस वन गुणनखंड है तो एक्स की जगह वन रखेंगे। अब वन रखने पर कहता है कि इसका गुणनखंड है तो निश्चित रूप से जीरो हो जाएगा, तो एक्स की जगह वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के बराबर जीरो प्रश्नानुसार। तो वन का स्क्वायर वन और वन 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 प्लस क्या हो गया प्लस वन टू हो गया, और प्लस के तो के बराबर जीरो, तो के बराबर टू का पक्षांतर होगा माइनस टू, अतः के का मान क्या आ गया माइनस टू आ गया। अब इसी तरह अगला प्रश्न दिया है बहुपद टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू। अब यहाँ पर के का मान ज्ञात करना है। के के मान के लिए क्या है कि P1 बराबर जीरो होगा, P1 निकालते हैं टू और एक्स की जगह क्या हो गया वन का स्क्वायर प्लस के इंटू वन और रूट टू बराबर जीरो, तो दो एक कम दो हो गया। अब के और रूट का इधर पक्षांतर करिए माइनस हो गया, इधर प्लस है तो इधर माइनस आ गया। अब इस टू का भी पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा तो माइनस टू हो जाएगा, तो के बराबर माइनस टू और माइनस रूट टू, यही इसका आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न दिया है। अगला बहुपद है के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन। अब फिर यहाँ पर के का मान निकालने के लिए हमको P1 बराबर जीरो करना है। P1 निकालते हैं, यहाँ पे एक्स की जगह वन रख दिए, फिर यहाँ एक्स की जगह वन रख दिए, तो वन का गुणा होगा तो के आ गया। अब ये रूट टू है, माइनस में है, इसका पक्षांतर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, ये वन प्लस में इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो के का मान क्या आएगा रूट टू माइनस वन। अब अगला दिया है चौथा बहुपद के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के। अब के का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है P1 बराबर जीरो करना है। P1 रखेंगे तो एक्स की जगह वन रख दिए, फिर यहाँ भी एक्स की जगह वन रख दिए। अब ये जो है तो के है ही है। अब यहाँ पर के हो गया और ये के हो गया, तो के जोड़ के टू के हो गया, और ये थ्री इधर माइनस है पक्षांतर करेंगे थ्री हो गया, टू के बराबर थ्री, तो के बराबर टू का पक्षांतर होगा तो इधर गुणा है तो इधर भाग होगा, तो के बराबर थ्री बाई टू। के का मान इस तरह से सरलता से हम निकाल सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद दिया है, अभी हम लोगों ने मध्य पद विभाजन विधि स्टेप बाय स्टेप समझा है, तो उसी की सहायता से हम इस बहुपद का गुणनखंड निकालेंगे। ये मध्य पद विभाजन विधि जो है यह द्विघात बहुपद पर लगती है। द्विघात बहुपद है क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तीनों जो चारों प्रश्न दिए इसमें बहुपद की घात कितनी है दो। तब पहला प्रश्न लेते हैं 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस वन। अब मध्य पद विभक्त करने के लिए क्या बताए थे कि प्रथम पद का गुणांक और अंतिम पद का गुणा करते थे। यहाँ 12 है, यहाँ 1 है, तो 12 एक कम 12 और सी, तो एक की जगह 12 और सी की जगह 1, तो 12 एक कम 12। अब 12 का गुणनखंड इस प्रकार करना है कि दोनों जो संख्याएं मिलेंगी उनको जोड़ने पर 7 आ जाए, तो 4 तिहाई 12 होता है, और 3 और 4 को जोड़ने पर 12 आता है, और उसका जोड़ने पर गुणा करने पर 12 आता है, जोड़ने पर 7 आ जाता है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, और जैसा हम बताए थे यदि ये प्लस है, सी जो है प्लस है, तो दोनों जो संख्याएं मिलेंगी उनके चिन्ह या तो प्लस होंगे या माइनस होंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पर 12x स्क्वायर, अब यहाँ पर b के अकॉर्डिंग चिन्ह होते हैं, तो यहाँ माइनस है तो माइनस 4x माइनस थ्री, दोनों के चिन्ह माइनस हो गए प्लस वन। अब यहाँ पर से दो दो का समूह बना लेते हैं और कॉमन निकालते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं 4x कॉमन है, दोनों में है, तो 4x कॉमन निकालिए, तो इसका 4 का भाग देंगे 4 तिहाई 12, x का भाग दिए तो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स कट गया, और 4x में 4x का भाग देंगे तो माइनस वन आ गया। फिर यहाँ पर देखते हैं कि ये 3x माइनस वन बन गया, ये भी 3x प्लस वन है, माइनस 3x प्लस वन है, यहाँ माइनस वन कॉमन ले लिए तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3x माइनस वन हो गया। अब यहाँ पर दोनों जगह देख रहे हैं 3x माइनस वन है, इसको कॉमन ले लिए तो क्या बचा 4x और माइनस वन। तो इस तरह से ये इसका गुणनखंड बन गया बड़ी आसानी से। अब अगला बहुपद देखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस थ्री। तो फिर वही मध्य पद विभक्त करने के लिए प्रथम पद और अंतिम पद इन दोनों का गुणा करेंगे, इसके गुणांक और इससे ते गुणे सी। ते गुणे सी कितना हो गया दो तिहाई 6। अब 6 हमको मिल गया, 6 का गुणनखंड ऐसा करना है कि जोड़ने पर हमको क्या मिल जाए 7, तो दो तिहाई 6 में 3 2 5 ही होता है, तो 6 कम 6 करेंगे तो गुणा करने पर 7, गुणा करने पर 6 आ जाएगा और जोड़ने पर 7 आ जाएगा। तो यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस एक्स प्लस थ्री लिख लिए। यहाँ पर इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो 7x मिल जाएगा, मध्य पद को विभक्त कर दिए। अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो 2x कॉमन है, 2 इस कॉमन निकालिए, यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो एक
1 आएगा तो x आ गया। इसमें 2 का भाग देंगे, 2 तियां 6, 3 आएगा। अब यहाँ पर x+3 है ही है तो कुछ कॉमन नहीं तो 1 मान लिए। अब x+3 दोनों जगह दिख रहा है तो x+3 को कॉमन ले लिए तो क्या बचा 2x+1। तो इस तरह से x+3 इंटू 2x+1 गुणनखंड हो गया बहुपद का। इसको यदि हम गुणा करेंगे फिर से तो हमको यही बहुपद मिल जाएगा। अब अगला दिया है 6x² प्लस 5x माइनस 6। अब यहाँ पर माइनस है c, तो जो हमको दो संख्याएं मिलेंगी उनके चिन्ह जो है अलग अलग होंगे, प्लस माइनस होंगे। अब यदि समान चिन्ह यदि धन है तो चिन्ह समान होते हैं दोनों संख्याओं के। अब यहाँ पर प्रथम पद का गुणांक अंतिम पद 6 है तो 6 गुणे 6 कितना होगा 36। अब हमको बीच में क्या चाहिए 5, तो 36 का ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर जो है तो 36 आ जाए, जोड़ने पर 5 आ जाए, या घटाने पर तो 9 चौक 36, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर मध्य पद में अब ये प्लस है तो इसलिए 9 को प्लस कर दिए और 4 को माइनस कर दिए। यदि माइनस होता तो 9 को माइनस कर देते, 4 को प्लस कर देते। तो प्लस है तो इसलिए बड़ी संख्या को प्लस कर दिए, छोटी संख्या को माइनस कर दिए। जैसा हम बताए थे कि यदि c माइनस होगा तो दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग होंगे। फिर -6 इन दोनों को जोड़ने पर यही आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं 3x कॉमन है, 3x कॉमन निकाल लिए। 3 का भाग दें 3 दूनी 6 तो 2x हो गया। यहाँ 3 का भाग देंगे 3x का तो x से x कट गया, 3 त्रिकाई 9 3 आ गया। यहाँ पर दोनों में देखते हैं 2 कॉमन है, -2 निकाल लिए तो -2 निकाले तो 2 दूनी 4 2x आ गया और 2 तिहाई 6 3 आ गया। अब 2x धन 3 यहाँ भी है, 2x धन 3 यहाँ भी है तो इसको कॉमन निकाल लिए तो क्या बचा 3x -2। तो यह इसका अभीष्ट गुणनखंड हो गया। अब अगला दिया 3x² -4 -4 3x² -6 -4। मध्य पद विभक्त करने के लिए क्या करना है a गुणे c, 3 गुणे 4, 3 गुणे 4 क्या होता है 12। अब यहाँ पर 1 चाहिए तो 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है इसलिए बड़ी संख्या को माइनस कर दिए, छोटी संख्या को प्लस कर दिए और -4 मध्य पद को विभक्त किए। बाकी दोनों पद ऐसे लिख देते हैं जैसे लिखा रहता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि x कॉमन है तो x कॉमन निकालिए तो यहाँ क्या बचा 3x और यहाँ -4 बचा। और यहाँ 3x -4 है ही है तो इसको ज्यों कहते हैं लिख लिए, कुछ कॉमन नहीं तो 1 मान लिए। अब यहाँ भी 3x -4 है, यहाँ भी 3x -4 है, 3x -4 कॉमन ले लिए तो क्या बचा x और +1। यह अभीष्ट गुणनखंड हो गया 3x -4 इंटू x +1। इस तरह से मध्य पद विभक्त करके बड़ी आसानी से हम किसी द्विघात बहुपद का गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न देते हैं, दिया है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये द्विघात बहुपद नहीं है, त्रिघात बहुपद है। x³ -2x² -x + 2। तब देखते हैं इसको, तो x³ -2x² -x + 2 है तो पहले क्या करते हैं समूह बनाते हैं दो दो का। यदि उससे हल हो जाता है ठीक है, दूसरी विधि लगाएंगे। तो समूह बनाने पर देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है x², तो x² कॉमन ले लिए तो यहाँ x बचा, यहाँ -2 बचा। फिर यहाँ भी देखते हैं -1 कॉमन है, -1 कॉमन लिए तो यहाँ भी x -2 आ गया। तो x -2 यहाँ है, x -2 यहाँ है तो x -2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा x² और -1। अब x² -1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x² -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि x² -y² बराबर क्या होता है x + y, x - y। तो x -2 है ही है, इसको फिर गुणनखंडित कर दिए तो x -1 और x + 1 हो गया। इस तरह से ये अभीष्ट गुणनखंड प्राप्त हो गया। अब अगला है x³ -3x² -9x -5। अब यहाँ पर जो हम देखते हैं समूह बनाने से यहाँ पर x² तो कॉमन है तो x -3 आएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं, x -3 नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि जो अचर पद है इसके हम संभावित गुणनखंड निकालेंगे। तो अचर पद 5 है, 5 के संभावित गुणनखंड क्या होगा +-1 +-5। अब +1 रखते हैं तो यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, तो मतलब वो 0 नहीं आ रहा है। अब -1 रख के देखते हैं, तो -1 रखते हैं तो इसके -1 रखे तो -1 का क्यूब 3, -1 का स्क्वायर 9 इंटू -1 -5। तो ये क्या हो गया घात विषम है तो माइनस आएगा, और ये सम है तो -3 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 9 हो गया। अब यहाँ पर ये -5 है तो -5 ये +9 हो गया, -5 -3 तो कितना हो गया -5 -3 -8 और -1 -9 हो गया, +9 -9 0 हो गया। मतलब यदि t -1 बराबर 0 है तो मतलब x + 1
इस गुणनखंड इस बहुपद का गुणनखंड निश्चित रूप से है, क्योंकि p माइनस वन बराबर 0, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, x प्लस वन। अब ये जो px बहुपद दिया है इसमें x प्लस वन से हम भाग दे देते हैं। तो भाग इस तरह से दिया जाता है। पहले बहुपद को लिख लिए, यहाँ पर हमको किससे भाग देना है, x प्लस वन से। तो यहाँ पे पहले पद की घात देखते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हमको चाहिए 3, तो घात 2 से यदि गुणा कर दे तो पहले पद की घात 3 हो जाएगी, तो x स्क्वायर से गुणा करते हैं तो x क्यूब, और इसमें यहाँ गुणा करेंगे x स्क्वायर। अब घटाते हैं, घटाने के लिए बहुपदों में क्या करते हैं कि बीजी व्यंजक में नीचे के चिन्ह को बदल देते हैं, तो प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, तो ये प्लस माइनस कट गया, ये माइनस माइनस जुड़ गया 4x स्क्वायर, और ये 9x नीचे आ गया। अब पहला पद क्या, 4x स्क्वायर, यहाँ x है, 4x बनाने के लिए हमको माइनस 4x से गुणा करना है, माइनस 4x स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आएगा 4x, 4x स्क्वायर माइनस 4x। अब दोनों माइनस है तो चिन्ह बदल दिए, प्लस कर दिए, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 9 में से 5 घट गया, 4 घट गया, 5x आ गया, माइनस 5 यहाँ पे उतार लीजिए जैसे भाग देते हैं। अब हमको प्रथम पद में क्या चाहिए, माइनस 5x, माइनस 5 से गुणा करेंगे, तो माइनस 5x और माइनस 5, तो ये चिन्ह बदलने पर ये घट गया, तो हमको भागफल क्या मिल गया, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। तो इस तरह से x प्लस वन से इस बहुपद में भाग देने पर हमको एक द्विघात बहुपद भागफल के रूप में x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 मिल गया। अब इसका मध्य पद विभक्त करेंगे, a और c का गुणा, तो a में 1 है, c में 5 है, 5, तो 5 का गुणनखंड करेंगे, 5 एकम 5, 5 में से घटाएंगे 4 आ जाएगा, तो मध्य पद में क्या लिख दे, माइनस 5 और प्लस 1। अब पहला पद अंतिम पद लिख दिए। अब यहाँ दोनों में देख रहे हैं x कॉमन है, तो x कॉमन निकालिए, तो क्या बचा x, और यहाँ से माइनस 5, यहाँ कुछ कॉमन नहीं तो 1 मान लिए, तो x माइनस 5, x माइनस 5 दोनों जगह, इसको बाहर निकाल लिए, तो अंदर क्या बचा x और प्लस 1। तो अभी गुणनखंड क्या हो गया, पहला हमको मिल गया था x प्लस 1 और 2 ये मिल गए, तो इस तरह x माइनस 5, x प्लस 1 और x प्लस 1, यह इस त्रिघात बहुपद का अभिष्ट गुणनखंड मिल गया। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3, एक्स क्यूब माइनस 13x माइनस 32x प्लस 20। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यदि इसका समूहन करते हैं तो उसमें से कोई कॉमन नहीं निकल रहा है, तो अंतिम पद क्या है 20, तो 20 जो अचर पद है इसके हम संभावित गुणनखंड लिखते हैं, प्लस माइनस 1, जिससे जिससे कट जाए, 2 से कट जाएगा प्लस माइनस 2, 4 से कट जाएगा प्लस माइनस 4, 5 से कट जाएगा प्लस माइनस 5, 10 से कट जाएगा प्लस माइनस 10, 20 से तो कट ही जाएगा प्लस माइनस 20। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 रखने पर ये बहुपद 0 नहीं होगा। अब माइनस 1 रख के देखते हैं, तो माइनस 1 यहाँ पे रखे तो माइनस 1 क्यूब, यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ माइनस 1 और यहाँ 20, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, और ये भी सही है, तो माइनस 1 माइनस 13 माइनस 32 और 20। अब इसमें प्लस प्लस को जोड़ दिए तो 20 और 10 30 3 33 हो गया, 32 1 33, तो 0 हो गया। अतः x प्लस 1 माइनस 1 रखने पर 0 हुआ, अतः x प्लस 1 पीएस का गुणनखंड है। अब जैसे पिछले प्रश्न में किया था, x प्लस 1 से इस बहुपद में भाग देंगे, तो इस तरह से भाग देते हैं। भाग देने पर हमको क्या मिल जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, एक्स स्क्वायर प्लस 12x 20। अब हमको द्विघात बहुपद मिल गया, तो मध्य पद विभाजन विधि से इसको गुणनखंड निकालेंगे। तो मध्य पद निकालने के लिए a और c का गुणा, तो a में 1 है, b और c में 20 है, तो 20 एकम 20, बीच में हमको क्या चाहिए 12, तो 20 का गुणनखंड 10 दूनी 20, गुणा करने पर 20 और जोड़ने पर 12 आ रहा है, तो यहाँ पर मध्य पद की जगह क्या लिखे 2x प्लस 10x। अब यहाँ पर x कॉमन है तो x प्लस 2, यहाँ 10 कॉमन है तो 10 से भाग दिए तो x, और 10 से भाग दिए 20 में तो 2 आ गया, x प्लस 2 दोनों जगह कॉमन निकालिए तो बचा x प्लस 10। तो अभी इस गुणनखंड क्या हो गया, x प्लस 1 हमको पहले मिल गया था, तो x प्लस 1 x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10, या अभी इस गुणनखंड हमको प्राप्त हो गया। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न में दिया है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, समूहन करते हैं पहले, यदि उससे हमको गुणनखंड मिल जाता है तो फिर आगे भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों में वाई स्क्वायर कॉमन है, वाई स्क्वायर निकाल लिए तो ये बचा 2y और यहाँ प्लस 1 बच गया, यहाँ भी 2y प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 निकाल लिए 2y प्लस 1 मिल गया यहाँ भी, तो 2y प्लस 1 यहाँ है, दोनों कॉमन ले लिए तो क्या बचा वाई स्क्वायर माइनस 1।
अब ये -1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2y+1 को y² - 1 लिख दिए। अब y² - 1 का स्क्वायर में जो सरसमीका है x² - y² बराबर क्या होता है, x+y, x-y, वही यहाँ पे लागू कर देंगे तो 2y+1 हो गया। और यहाँ पर x+y, तो x है, ये y है, y की जगह 1 है, तो y-1 एक बार हो गया, एक बार y+1 हो गया। तो इस तरह अभीष्ट गुणनखंड क्या मिल गया, 2y+1 इंटू y+1 इंटू y-1। इस तरह से मध्य पद विभाजन विधि से जो द्विघात बहुपद हैं उनका गुणनखंड निकाल लेंगे, और जो त्रिघात बहुपद हैं उनके लिए हम पहले समूहन करके कामन निकाल के देखेंगे। यदि कामन निकल जाता है ठीक है, नहीं तो फिर अंतिम पद जो अचर पद दिया है उसके गुणनखंड को हम उसमें रख के देखेंगे, जिससे बहुपद शून्य हो जाता है वही उसका गुणनखंड हो जाएगा। उस रैखिक बहुपद से भाग देने पर हमको द्विघात बहुपद फिर से मिल जाएगा, और द्विघात बहुपद का हम गुणनखंड मध्य पद विभाजन विधि से निकाल लेंगे। तो इस तरह से प्रश्नावली समाप्त हो गई। अब अगली प्रश्नावली 2.4 के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। जो प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत है या भाग देने में दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। तब तक आप लोग पढ़ाई करिए। धन्यवाद।